माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको पता नहीं है कि पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन से मुझे ये कमेंट आ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने हैं। तो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, आई होप उनको नहीं पता है, लेकिन जितनी भी वीडियोस मैं अपडेट करती हूँ पोलैंड वर्क वीज़ा से रिलेटेड तो उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि चेकलिस्ट में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपडेटेड चेकलिस्ट के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं देन आपका सबमिशन हो जाता है, तब बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन की। तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन से पहले आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपॉइंटमेंट आने से भी पहले एक आपको मेल आती है। तो अपॉइंटमेंट से पहले आपको जो मेल आती है उस मेल को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये मेल जो आपको आती है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की आती है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म को आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से, केयरफुली आपको फिल करना है। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उसमें सिग्नेचर करना है और बार कोड वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि जब आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आएगी इस फॉर्म को आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट की डेट पर वीएफएस सेंटर में आपको लेकर जाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितने भी चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी साथ लेकर जाना है। जैसे कि मैं अभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट है आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर 6 मंथ्स की है तो कोशिश कीजिए कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट आप उसमें अटैच मत कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप न्यू पासपोर्ट उसमें अटैच कीजिए जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की हो। तो पासपोर्ट जब भी बनता है तो 10 ईयर की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट बनता है। तो अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक की भी है तो उस पासपोर्ट को अटैच कीजिए, क्योंकि पासपोर्ट पे जो वैलिडिटी होती है, जितनी ज़्यादा वैलिडिटी होती है उतने अच्छा आपको वीज़ा का रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वीज़ा मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट अगर आप लगाते हैं तो वीज़ा में भी वो लोग नहीं देते हैं, क्योंकि कम से कम 1 ईयर का पासपोर्ट आपका होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा वीज़ा का रिस्पॉन्स आता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट है तो उसको मत यूज़ कीजिए। आप पहले न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, देन आप वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कीजिए। और इसके साथ साथ इसमें आपके पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेजेस भी होने चाहिए। तो पासपोर्ट के बारे में आपने समझ लिया। अब बारी आती है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, जो कि है वर्क परमिट। तो वर्क परमिट जो आपको आता है एम्प्लॉयर की तरफ से वो ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि 2 पेजेस का होता है। तो वर्क परमिट के बाद इसमें आती है अब आपकी जॉब रोल्स, जो कि उसमें मेंशन होता है, जॉब रोल्स होता है, इसमें सैलरीज होती है, मेंशन होती है, एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स होते हैं, रेफरेंस नंबर होता है। तो रेफरेंस नंबर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको लेकर के जाना है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप रखते हैं तो। अकोमोडेशन प्रूफ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गारंटी लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस आपका 1 ईयर का लगता है, जो कि अगर आप 6 मंथ्स का ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं जिसका मिनिमम कवरेज जो है 3 ईयर्स का होना चाहिए, जो कि 1 ईयर का कवरेज है 30,000 यूरो। तो टाटा AIG एंड policybazaar.com जो है वो इंश्योरेंस देते हैं। आप वहां पर बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनी में तो वो आपको गाइड करते हैं। तो 6 मंथ्स का अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो 3 ईयर्स का मिनिमम कवरेज इसमें होना चाहिए। तो क्योंकि ये जो टाटा AIG और policybazaar.com है ये 6 मंथ से ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं देते हैं। तो अगर आप उस कंपनी में बात करेंगे, जैसा कि चेकलिस्ट के अंदर आप चेक करेंगे तो उसमें सारे इंडिया से पोलैंड के लिए कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंश्योरेंस लेना है सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है। तो टाटा AIG के बारे में मैं बता रही हूँ कि 6 मंथ्स का, अगर वो 6 मंथ्स का ही देते हैं इंश्योरेंस टाटा AIG, तो उसमें 3 ईयर्स का मिनिमम कवरेज होना चाहिए, क्योंकि 1 ईयर का कवरेज जो है 30,000 यूरो है। तो 3 ईयर्स के हिसाब से वो आपको बताते हैं कि इंश्योरेंस आपको कैसे लेना है। इंश्योरेंस का हो गया। अब बारी आती है ट्रैवल टिकट्स की, क्योंकि आपने कमेंट किया था कि ट्रैवल टिकट जो है आपको रिटर्न टिकट लगानी है या नहीं। तो आपको रिटर्न टिकट लगानी है, क्योंकि ट्रैवल टिकट में आप डमी टिकट भी लगा सकते हैं, लेकिन डमी टिकट जो होता है वो PNR स्टेटस का होना चाहिए। सपोज आपकी अपॉइंटमेंट की डेट है 1 जनवरी 2026 की और आपने यहाँ पर आपका ट्रैवल डेट है 1 मार्च 2026। तो नेक्स्ट जो आपको रिटर्न टिकट लगानी है नेक्स्ट ईयर 2027 28 फरवरी 2027 की आपको रिटर्न टिकट लगानी है। तो इस तरह से आपको जो है ट्रैवल टिकट लेना है विद PNR स्टेटस। डमी टिकट भी आप लगा सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं होती है। तो डमी टिकट के बारे में आपको पता नहीं है तो मैंने इसका वीडियो अपडेट किया है, वहां से आप चेक कर लीजिएगा कि डमी टिकट आपको कैसे लेना है। पीसीसी को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है कि पीसीसी कहीं पर मेंशन नहीं है चेकलिस्ट में। पीसीसी मेंशन है वहां पर 5th नंबर में, आप चेक कीजिएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है।
तो पीसीसी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पीसीसी जो है 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला होना चाहिए। अगर आपका पीसीसी एक्सपायर होने वाला है तो मेक श्योर कीजिए कि जब आप आपने एप्लीकेशन कर दिया है उसके बाद ही आप पीसीसी अप्लाई कीजिए, क्योंकि पीसीसी की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। अब बारी आती है बैंक स्टेटमेंट की, कि बैंक स्टेटमेंट कैसे लगाना है। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। तो बैंक स्टेटमेंट में आपको लेटेस्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लगाना है। अगर आपके अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए पहले से पड़े हैं तो उसका भी आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो बट आपको क्या करना है, उसमें लेटेस्ट डिपॉजिट नहीं करना है। ये आप चेकलिस्ट में भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसमें लेटेस्ट डिपॉजिट आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऑलरेडी आपके पास 2 से 3 लाख रुपए हैं, उसका स्टेटमेंट आप बैंक से ले लीजिए, वहां से स्टैम्प एंड सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपके पास जो भी एजुकेशन है, 10th है, 12th है, उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि एक ओरिजिनल होना चाहिए और विथ फोटोकॉपी होना चाहिए। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपने कहीं वर्क किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी आपको ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे एम्बेसी में, एवरी डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल लेना है विथ फोटोकॉपी। 2 फाइल आपको रेडी करनी है, ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी। अगर आप नहीं करते हैं तो वीएफएस सेंटर में भी फोटोकॉपी सेंटर होता है, लेकिन वहां पर आपके चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप फोटोकॉपी जो है अच्छी प्रिंट वाला लेकर के जाइएगा, क्योंकि मिस प्रिंट अगर होता है तो फिर से वो लोग जो है न्यू आपको निकालने के लिए बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब बारी आती है कंपनी से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्यू में लगा करके लेकर के जाना होता है। लाइक हो गया इनविटेशन लेटर के बाद होता है गारंटी लेटर, निप नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन या फिर केआरएस पेपर। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, कंपनी की तरफ से ये होता है। और इसके साथ आपको व्हाइट बैकग्राउंड का आपका फोटो होना चाहिए, और फोटो भी आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर लेटेस्ट अगर आप देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बाद आती है बारी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, जो कि चेकलिस्ट में मेंशन है कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोफाइल को, आपके डॉक्यूमेंट्स को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी कंट्री में अगर गए हैं पहले, तो उसका अगर आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग तो होती है, उसका प्रूफ आपको देना है, जो कि आपके पासपोर्ट में रहता है ऑलरेडी। और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है उसका प्रूफ देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक क्यू में आपको लगाकर, एक ऑर्डर में लगा करके आपको लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद इनको क्यू में लगाना है, क्यू में इसको ऑर्डर में लगाना है। ये आप चेकलिस्ट के साथ भी देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या लगाना है, सेकंड में, थर्ड में क्या कैसे लगाना है। इन ऑर्डर में आपको इसको लगाना है। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आप लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पेपर्स भी आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो बेस्ट होगा। सबसे पहले आप लगाइए अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपकी कंपनी की तरफ से आता है, अपॉइंटमेंट लेटर। फिर आता है वीज़ा फॉर्म, नेक्स्ट आता है आपका पासपोर्ट की कॉपी, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपकी नेशनल आईडी क्या है, नेशनल आईडी की कॉपी लगानी है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, वर्क परमिट लगाना है। वर्क परमिट दोनों होना चाहिए, दोनों पेपर होने चाहिए वर्क परमिट के। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पीसीसी, इंश्योरेंस, टिकट कॉपी एंड एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स। और लास्ट में आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को सबसे लास्ट में आप रखिए। तो इस तरह से क्यू में ऑर्डर में लगाएंगे आप डॉक्यूमेंट्स। अगर नहीं भी आपको लगाना आता है तो वीएफएस सेंटर वाले जो है आपकी हेल्प करते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट्स को अभी भी अरेंज नहीं कर पाते हैं, क्यू में नहीं लगा पाते हैं, तो वीएफएस सेंटर में आपकी जब अपॉइंटमेंट की डेट आती है तो उससे 1 से 2 घंटे पहले, आप टाइम से 1 से 2 घंटे पहले आप वहाँ पहले जाइए। वीएफएस सेंटर वाले जो है आपकी हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट्स को एक क्यू में लगाने में, क्योंकि उनका काम ही यही होता है करना कि डॉक्यूमेंट्स आपके जो है परफेक्ट है या नहीं। क्योंकि वीएफएस सेंटर वाले तो आपको वीज़ा या फिर अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। ये सारा काम पॉलिश एम्बेसी का होता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आती है तो आप उससे 1 से 2 घंटे पहले जाइए। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाइए। सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग चेक करते हैं, 50-50 होता है। जैसे कि चेकलिस्ट में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो 50 to 60% आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, और बाकी के जो 40% डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कंपनी की तरफ से आता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर ये आपका 100% डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है, और एजेंट जो है, जो अननोन लोग हैं जो न्यू वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो एजेंट इसी बात का फायदा उठाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो इसी वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ कि चेकलिस्ट में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको रेडी कीजिए, उनको क्यू में लगाइए। क्योंकि चेकलिस्ट में जिस तरह से नंबर में दिया गया है, नंबर वाइज आप लगाएंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स है जो है रेडी हो जाएगा। और अगर अभी भी आप नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए, वीएफएस सेंटर वाले जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये डर है कि पोलैंड कंट्री जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वहाँ वो कंट्री जो है वीज़ा नहीं देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, सही अरेंजमेंट्स में हैं, मिस्टेक फ्री हैं, क्लीन है, तो आपका जो वीज़ा का चांस है वो 99% जो है अप्रूव हो जाता है। 1% चांस
लक पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके लक में वो कंट्री नहीं है तो हो सकता है कि आप उस कंट्री में नहीं जा सकते। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जहाँ बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आपका क्लीन एंड परफेक्ट है तो आपको 99% जो है वीज़ा जो है आपका मिल जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी, और स्टेप बाय स्टेप अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो 99% आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो जाएगा। तो कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आ जाएगा। नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।